हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.3 के कंसेप्ट, जिसमें सबसे पहली मेन हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जिस टाइप से हमने मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी स्टूडेंट्स, वैसे ही कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। इफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनी रो और इन एनी कॉलम इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। सो बेसिकली सबसे पहला टर्म है कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है स्टूडेंट्स, वो इस डिटर्मिनेंट के कोई भी पार्ट को हम कॉन्स्टिट्यूएंट की 0 0 0 3 4 9 7 1 6, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अब ये बोल रहा है आप कोई भी ईच यानी किसी एक की बात करें ना, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट में, चाहे वो रो की बात कर रहे हैं चाहे कॉलम में, या तो कोई भी एक रो, जैसे हमको यहाँ एक रो दिख रहा है 0 0 0 है, या फिर सपोज किसी कोई कॉलम होता, अगर यहाँ पे 0 0 0 होता, तो कोई भी एक रो या फिर कॉलम के अगर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट बेसिकली जीरो है तो उसको सॉल्व करने पे हमको आंसर भी जीरो मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी माइंड में रखेंगे, इसका यूज बहुत होगा आगे। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ रोज बी चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बोल रहा है अगर आप रो को, सारे रोज को कॉलम बना लो और कॉलम्स को अगर रो बना लो, यानी कि बेसिकली ट्रांसपोज कर लो, तो आपका तब भी जो आंसर होगा उस डिटर्मिनेंट का वो अनऑल्टर चेंज नहीं होगा, आपका आंसर वही का वही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, इफ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। मतलब ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि आप कोई भी दो रो, लेकिन वो एडजेसेंट होना चाहिए। ओके, जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये A1 B1 C1 ये एक रो ले रहे हैं और उसकी एडजेसेंट बाजू वाली रो जो है वो A2 B2 C2 ले रहे हैं। अगर आपस में इनको इंटरचेंज कर दें, ऐसा कर दें A2 B2 C2 कर दें और ये ऊपर वाली को नीचे कर दें A1 B1 C1, तो जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने पे उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। साइन कैसे चेंज होगा, अगर इसको सॉल्व करने पे हमारा डायल इज इक्वल टू ये आंसर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने पे हमको डायल इज इक्वल टू माइनस और ये पूरा टर्म आएगा, यानी कि बेसिकली साइन चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। यानी स्टूडेंट्स ये बोल रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल मतलब कि सेम हो जाए, जैसे यहाँ A1 B1 C1 मिल रहा है और यहाँ भी A1 B1 C1 मिल रहा है, दोनों सेम है, तो बेसिकली तीसरा इसका डिफरेंट है, तो दो सेम होने की वजह से उसका आंसर हमको स्टूडेंट्स जीरो मिलता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनी रो और इन एनी कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है बेसिकली, और इस डिटर्मिनेंट में अगर आप कोई भी एक रो में या कॉलम में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम फैक्टर से, सपोज मैं इस पहले रो में एक फैक्टर है, वो फैक्टर को भी नंबर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मान लेते हैं हम K ले रहे हैं। अगर मैं इस रो में K का इंटू कर दूँ, K A1 K B1 और K C1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इसमें डिफरेंस ये होगा, तो इसका जो आंसर आता है डायल, अब इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर उस डायल में जो आपका आंसर आता है उसमें इंटू सिंपली K हो जाता है, तो मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। यानी कि कोई भी अगर एक नंबर से हम इंटू कर रहे हैं किसी एक रो में, तो आपको जो नेचुरली जो उसका बाय डिफॉल्ट पहले आंसर आता है उसमें आपको उस K का यानी उस नंबर का इंटू कर देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनी रो, कोई भी एक रो या एक कॉलम में उसके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट में कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, उसके एक रो में दिख रहा है हमको एक ही रो, लेकिन यहाँ एक ही कॉलम की बात कर रहे हैं कि अगर उसमें दो टर्म्स हैं A1 प्लस अल्फा 1 B1 प्लस बीटा 1 C1 प्लस गामा 1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा अगर दो टर्म्स है, टू टर्म्स है, कंसिस्ट कर रहे हैं, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू अदर डिटर्मिनेंट्स। तो इस एक डिटर्मिनेंट से बेसिकली हम दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इससे क्या बन सकता है स्टूडेंट्स। इससे जो दो बनेंगे, तो पहला जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस कर देंगे और एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे दैट इज अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये इस टाइप से कुछ दिखेगा, तो इस टाइप से स्टूडेंट्स हम उसको लिख सकते हैं।
आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ डिटर्मिनेंट remains unaltered in value by adding to all the constituents of any row or of any column the same multiples of the corresponding constituent of any number of other rows or column। तो स्टूडेंट्स को समझते हैं, ये बोलना चाह रहा है अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या कॉलम में, सपोज मैं इस कॉलम को टारगेट कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं बाकी रोज और बाकी कॉलम, फिलहाल मैं कॉलम की बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि बाकी कॉलम का अगर कोई मल्टीपल यानी कि m इंटू एम इंटू एम इंटू दैट इज MB1 MB2 MB3, और अगर इसमें n का इंटू करूँ तो NC1 NC2 NC3, अगर इन सबको प्लस कर दूँ मैं इस टाइप से, तो भी आंसर जो है स्टूडेंट्स हमको अनऑल्टर्ड रहेगा, सेम वही मिलने वाला है जो कि रहेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मतलब अगर हम इस टाइप से कोई मल्टीप्लाई करते हैं, इस टाइप से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें ऐड और मल्टीप्लाई इस टाइप से करने पर हमारा जो आंसर है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, आंसर वही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी 8 है इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of variable x are polynomial in x of determinant dial becomes 0 by putting a for x then x minus a will be the factor of the determinant। तो इस समय जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स, इसको एक्चुअली हम एग्जांपल से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, पर फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिना एग्जांपल के भी, कि अगर आपके पास एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें x के टर्म्स में आपके पास उसमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ओके स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं x के टर्म्स में, तो अगर स्टूडेंट्स उसका जो भी सॉल्व करने पर डिटरमिनेंट जो आंसर आएगा उसमें जो उसका आंसर है वो 0 हो जाएगा। कब? जब अगर हम x के बदले a पुट कर रहे हैं एक वैल्यू, ओके स्टूडेंट्स। सो पुटिंग a फॉर x, उस वेरिएबल में जो भी वेरिएबल है, अगर हम उसमें a x की जगह पे a कोई वैल्यू पुट कर, कोई नंबर पुट कर रहे हैं और हमारा 0 आ रहा है उस समय डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब x माइनस a जो हो जाएगा बेसिकली वो हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। वो इस टर्म्स में भी आप समझ सकते हो कि जब हमने x इज इक्वल टू ए रखे बेसिकली स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू ए रखने पे हमको जो डिटरमिनेंट का आंसर मिल रहा था वो 0 मिल रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे x और a को जब ट्रांसफर करना तो x माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये जो है वो एक फैक्टर हो जाएगा। इस टाइप का कंसेप्ट हमने क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, 9th एंड 10th में दोनों क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक हमारे पास ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें पॉलिनोमियल्स हैं और पॉलिनोमियल्स x के टर्म्स में, और उस x में अगर हम a कुछ वैल्यू रख रहे हैं, तो उस समय अगर डायल जो है डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा उस डिटर्मिनेंट का। चलिए आज की लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, विच इज प्रॉपर्टी नंबर 9। 9 प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको एक समझते हैं कंसेप्ट से। एक हमारे पास सपोज कीजिए एक डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए हमको इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। ओके, इस कंडीशन में क्या बोल रहा है ये कि सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हम कुछ सम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये सम कर रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इनटू भी करेंगे। इनटू क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि किसी भी एक रो को टारगेट या एक कॉलम को टारगेट कीजिए, जैसे इसमें इसने किया है कि B1 B2 एंड B3 इस बीच वाले रो को टारगेट किया है। ओके स्टूडेंट्स, और किसी दूसरे रो को, कोई भी दूसरा रो जैसे A1 A2 A3, इन रोज के लिए, इस रो के कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए जो हम कोफैक्टर निकालेंगे, तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि A1 A2 A3 का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जब मैं A1 का कोफैक्टर निकालूंगा तो A1 की रो और कॉलम को ऐड करने पे मेरे को B2 B3 C2 C3 मिल जाएगा, तो ये कोफैक्टर हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A1 के लिए हो जाएगा। A2 को जब हाइड करेंगे तो ये B1 B3 C1 C3 हो जाएगा, तो हमको यहाँ दिख रहा है। फिर जब A3 के लिए निकालेंगे तो A3 की रो और कॉलम हाइड करेंगे तो B1 B2 C1 C2 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमको पता है, सो बेसिकली हमने इस रो के सारे कोफैक्टर निकाल दिए हैं और एक दूसरी रो ले रहे हैं जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं, तो इसका B1 इंटू कोफैक्टर ऑफ A1, तो B1 इंटू कोफैक्टर ऑफ A1 प्लस B2 इंटू कोफैक्टर ऑफ A2 जो कि ये है, एंड प्लस B3 इंटू कोफैक्टर ऑफ A3 करेंगे तो सॉल्व करने पे हमेशा आपको 0 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जैसे कि हमने मैट्रिक्स में देखे थे कि या तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे
या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स ऐसे डिटर्मिनेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप रो एंड कॉलम चाहो तो एक ही क्वेश्चन में दोनों भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि मैट्रिक्स में हमने ये सीखे थे कि या तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे क्वेश्चन में या फिर सिर्फ कॉलम, तो यहाँ पे आप दोनों भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सोचते कैसे और सॉल्व कैसे करते हैं। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। सो बेसिकली जब स्टूडेंट्स आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले माइंड में ये होना चाहिए कि जो बड़े बड़े टर्म्स है, जो बड़े बड़े आपको नंबर दिख रहे हैं, उन नंबर्स को छोटे से छोटे नंबर में ट्रांसफॉर्म करना है। तो जैसे हमको दिख रहा है 7 8 9 है, यहाँ 4 5 6 एंड 1 2 3 है। तो स्टूडेंट हमको दिख रहा है कि इस कॉलम के जो नंबर हैं बेसिकली वो बड़े हैं और उसके भी बड़े हैं। तो स्टूडेंट इसका लिए और एक लॉजिक बता रहा हूँ, आपको ये भी सोचना है कि आपको इसको सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है कि या तो दो रो या दो कॉलम्स के नंबर एग्जैक्टली सेम हो जाएं, या फिर कोई एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। आपके माइंड में फिलहाल ये दो ही कंसेप्ट लेकर चलना चाहिए। अगर ये दोनों भी कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है, दोनों चीज़ नहीं हो पा रही है, तो जो तीसरी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक रो या एक कॉलम के कम से कम दो तो जीरो हो जाए, ताकि हम एक को सॉल्व करके इसका इजीली आंसर निकाल पाएं। ओके स्टूडेंट, तो ये तीन रूल आप माइंड में रखेंगे। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम, जैसे आपको फिलहाल यहाँ दिख रहा है कि दो कॉलम में हमको 3 3 3 3 3 दोनों कॉलम सेम है, तो उसका आंसर जीरो हो जाता है। तो हमको सबसे पहला टारगेट होता है कि या तो दोनों कॉलम सेम हो जाए या दो रो सेम हो जाए, या फिर हम ये टारगेट करते हैं कि कोई भी एक रो 0 0 0 मिल जाए तो भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ये दो चीज़ें अगर सबसे पहले हमको मिल रही तो हम वही प्रीफर करते हैं, पर अगर ये दो चीज़ें नहीं पॉसिबल है तो कोई भी एक रो या एक कॉलम के उन तीन एलिमेंट्स में से कम दो अगर जीरो हो जाए तो उसका सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है। कैसे ईजी होता है अब हम ये क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे इन दो कॉलम्स में बड़े बड़े नंबर हैं। तो सबसे पहले इस कॉलम में मैं C3 कॉलम में से C2 को माइनस कर दूंगा, जिससे छोटे नंबर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इसमें से इसको माइनस करूँगा और इसमें से इसको माइनस, यानी कि C3 कॉलम में से C2 माइनस करूँगा और C2 कॉलम में से C1 माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देखिए C3 में C3 माइनस C2 कर रहे हैं और C2 में C2 माइनस C1 कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट 7 माइनस 4 हो गया, 8 माइनस 5 हो गया, 9 माइनस 6 हो गया। यहाँ पे 4 माइनस 1 हो गया, 5 माइनस 2 हो गया एंड 6 माइनस 3 हो गया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हमको दिख रहा है कि 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा एंड 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 5 3 एंड 9 माइनस 6 3। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे C2 एंड C3 कॉलम 2 और कॉलम 3 के सारे एलिमेंट सेम है, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि उस समय जो उसका सॉल्यूशन होगा वो हमेशा जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। जो विदाउट एक्सपांडिंग एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हम एक्सपांड करके सॉल्व करते हैं कि पहले इसको टारगेट करते हैं फिर उसमें से इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा हुआ था। तो उसको जो सॉल्व करना होता है एग्जैक्टली विदाउट एक्सपांडिंग का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। विदाउट एक्सपांडिंग का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, उसको सिंपली सॉल्व नहीं करना है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, आप बोल रहा है क्वेश्चन विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अभी हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जहाँ पे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट ऑफ यूनिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को प्लस कर देंगे। उसका कारण ये स्टूडेंट्स कि हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ के आए, पहले से हमको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो जीरो होता है। तो हमको सारे टर्म बेसिकली प्लस करने पे हमको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये तीनों जो है जीरो हो जाएंगे। और अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी रो या कॉलम में अगर 0 0 0 मिल जाता है तो एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 1, तो हम उसको बोलेंगे उसका आंसर हो जाएगा बेसिकली जीरो हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बोला कि विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है। 9 9 12, 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 9 एंड 12। हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोचना है कि अगर मैं इनमें से 3 कॉमन निकाल देता हूँ इस कॉलम में से, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल 3 बच जाएगा, -1 बच जाएगा और 3 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 बाहर निकल गया। और इसमें से अगर मैं 4 बाहर निकाल दूँ तो यहाँ से 4 बाहर निकाल तो 4 3 12, 3 बच जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम 3।
हमने कॉलम 2 में से 3 कॉमन निकाले हैं और कॉलम 3 में से 4 कॉमन निकाले हैं। अब हमको स्टूडेंट्स दिख रहा है कि यहाँ पे दो जो कॉलम है 3 -1 3 3 -1 3 मिल रहा है। दो कॉलम जब सेम होते हैं तो आंसर क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, वो होता है 0। आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका जो बाकी वैल्यू पुटअप सॉल्व करके 0 करके 12 × 0 करेंगे, 3 4 से ये 12 हो जाएगा, 12 × 0 करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में बोल रहा है विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें स्टार्ट जो किया है बोला है बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। इसके ये बोल रहा है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करेंगे तो 0 99 -998 जो है वो इस टाइप से हो जाएगा। फिर सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो जो थर्ड कॉलम बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में क्या कर रहा है ये कि बेसिकली हमको निगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रही है। तो क्या कर रहा है कि यहाँ से जो है ये -1 रो 1 में से भी, -1 रो 2 में से भी और माइनस जो है रो 3 में से भी कॉमन निकाल रहा है। तो इसे जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू जो है नेगेटिव बन जाएगी। ये कुछ इस टाइप से होगा, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट जब हमने -1 इसमें से भी -1 निकाला तो -1 3 बार हो जाएगा तो -1 पे 3 की पावर हो जाएगी और जो साइन है वो नेगेटिव साइन वाला पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया है। तो इस टाइप से हमको मिल गया है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने ऐसे इसलिए किए हैं क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो गिवन डिटर्मिनेंट के जैसे ही है। क्वेश्चन में यही डिटर्मिनेंट दिया हुआ था तो इसलिए हमने ऐसा किया कि वो वापस से बन जाए डिटर्मिनेंट जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो -1 पर 3 की पावर जो है वो बेसिकली हमको माइनस साइन देगा और ये जो डिटर्मिनेंट है वो बेसिकली डायल ही है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में डायल दिया हुआ था तो डायल इज इक्वल टू माइनस डायल, तो हमको फाइंड तो डायल ही करना है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं। तो ये इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस डायल जाएगा तो प्लस डायल हो जाएगा, तो डायल प्लस डायल इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। डायल प्लस डायल जो हो जाएगा वो 2 डायल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो डायल इज इक्वल टू 2 इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 होने पर ये 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ सोचते आना चाहिए कि अगर हमको सेम वैल्यू मिल सकती है तो पॉसिबल है। एक्चुअली ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था इसलिए इस टाइप के मैट्रिक्स पे हम लोग जनरली ट्रांसपोज करके और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें आपको उसकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी वैल्यूज को हमको छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करेंगे कॉलम 2 में से कॉलम 3 को अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वैल्यूज छोटी हो जाएगी। देखिए इसने कॉलम 1 को वैसे का वैसे रखा है, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस किया है। ओके तो ये वैल्यूज माइनस करेंगे तो बेसिकली 1001 माइनस 990 करेंगे तो ये 333 कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर मैं इस कॉलम से 3 कॉमन बाहर निकाल लूँ तो 1 1 1 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि 1 1 1 1 1 1 दो कॉलम जो एक्जैक्टली सेम है तो इसका बेसिकली पूरा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड 3 इंटू 0 जो है वो 0 हमको आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ विच इज अवर एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में बोला गया है स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो हमको दिख रहा है ये बड़ी वैल्यू है, तो स्टूडेंट्स आप सीधे आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट मत करना। आपके दिमाग में जनरली आएगा कि इसको छोटा किया जाए, पर आप उसके पहले ये भी सोचिए कि अगर मैं इस फर्स्ट वाले कॉलम में अगर सपोज कीजिए 10 का इंटू करूँ तो 7 10 70 प्लस 9 करूँगा तो ये 79 यहाँ पे सेकंड कॉलम में आ सकता है। ऐसे ही 4 10 40 प्लस 1 41 हो जाएगा एंड 5 10 50 प्लस 5 55 हो जाएगा। तो दो कॉलम की वैल्यू जो हमको सेम मिल जाएगी तो बेसिकली वो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये देखते हैं इसने कैसा किया है कि कॉलम 2 में चेंज कर रहा है, कॉलम 2 प्लस कर रहा है कॉलम 1 में 10 का इंटू करने पे। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने बताया वैसे ही किया है इसने। तो ये कुछ सॉल्व करने पे दोनों कॉलम की वैल्यू कुछ इस टाइप से आएगी। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि दो कॉलम की जो वैल्यू है कॉलम 2 और कॉलम 3 की वो सेम हो गई। इसका इसको सॉल्व करने पे आंसर 0 आएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में बोला गया कि प्रूव करना है आपको कि इसको सॉल्व करने पे ये 0 आएगा। तो चलिए इसको LHS लेते हैं एंड इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे कि 1 2 3 तो वैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेसिकली एंड ऐसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर स्टूडेंट्स आप ये सोचिए अगर हम इस थर्ड कॉलम में से 4 को कॉमन बाहर निकाल दें तो यहाँ 1 यहाँ 4 एंड 9 बच जाएगा। जैसे ही हमने 4 कॉमन निकाला तो हमको दिख रहा है कि कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यू जो है एक्जैक्टली सेम हो गई है। सो बेसिकली ये हो जाएगा 0, तो 4 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए इसमें से देखते हैं। अब हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि इस पहले कॉलम में सारे के सारे 31 है
और किसी भी तरीके से इसमें हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो 31 जो है कॉमन निकाल रहे हैं कॉलम 1 में से, तो यहाँ बच जाएगा 1 1 1। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आप इसमें थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि आपको दिख रहा है कि बेसिकली इसको सॉल्व करना और कहीं से भी दो कॉलम सेम या फिर ऐसे सारे किसी एक रो या कॉलम के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जीरो नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ये सोचेंगे कि एक रो या एक कॉलम के कोई भी दो एलिमेंट एटलीस्ट जीरो हो जाए। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि बेसिकली दो यहाँ पे बेसिकली जीरो बनाए जा सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, बेसिकली रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करेंगे। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, रो 2 में से रो 1 माइनस करो तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और रो 3 में भी 1 माइनस 1 करूँगा तो जीरो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स इसको चेंज करना कि आपको सपोज यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो चाहिए, तो आप रो 1 में से रो 3 माइनस करके और रो 2 में से रो 3 माइनस कर सकते हैं। कोई भी दो एलिमेंट आप चाहें तो इसको जीरो कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, रो 2 में से रो 2 माइनस रो 1 किया है और रो 3 में से रो 3 माइनस रो 1 किया है। तो अब हमको यहाँ दिख रहा है कि माइनस करने के बाद हमको 1 0 0 मिल रहा है और बाकी करस्पॉन्डिंग में उन्होंने माइनस किया तो इसको इस टाइप से कुछ वैल्यू मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमको पता है कि 31 तो एच डी से रहेगा। अब जब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, इस एक कॉलम के रिस्पेक्ट में हम वैल्यूज निकालेंगे। तो हमको दिख रहा है कि 0 0 को सॉल्व करने पे तो 0 इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको कभी 0 वाले को सॉल्व नहीं किया जाता है, सिर्फ इस 1 को पकड़ेंगे तो 1 की रो और 1 के कॉलम को हाइड कर देंगे तो बच जाएगा 21 माइनस 21 18 और माइनस 18। तो अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, एक्सपांड करने पे जो आंसर आएगा उसका इंटू 31 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप से कुछ दिखेगा। सो स्टूडेंट्स इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि -1 जो है कॉलम 2 में था, कॉलम 2 में से हम देख रहे हैं कि -1 कॉमन निकाल दिया इसने यहाँ से, तो ये -1 निकाल दिया तो यहाँ पॉजिटिव टर्म बच जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो बेसिकली है एक ही रो के सारे एलिमेंट हमको सेम दिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो वैल्यू से दोनों सेम है तो इसका आंसर बेसिकली 0 हो जाएगा। तो 31 इंटू 0 करके वो 0 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज और एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको स्टूडेंट्स। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो कॉलम 3 की है वो वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएगी। 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, और इसकी वैल्यू थोड़ी कंपेरेटिवली छोटी है। 2 2 4, 3 3 9 एंड 4 4 16, और इसकी तो और भी छोटी है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर रहे हैं और कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करके कॉलम 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस टाइप से कुछ हम लिखते हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C2। तो जब ये माइनस करेंगे स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 4 तो हो जाएगा 5, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9। इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 दैट इज 7, और यहाँ पे तो वही रहेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर दूँ तो 5 माइनस 3 तो 2 मिल जाएगा यहाँ पे, 7 माइनस 5 करूँगा तो 2 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे भी 9 माइनस 7 करके 2 मिल जाएगा। तो इस टाइप से इन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया है, बेसिकली कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करके एक नया मिल गया है डिटर्मिनेंट। अब इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलम में हमको बेसिकली तीनों वैल्यू सेम मिल गई है और इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यही करेंगे कि हमको दिख रहा है कि लास्ट वाले रो में जो है सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यूज जो बेसिकली हमको यहाँ पे दिख रही है उससे छोटी वैल्यूज हमको रो 1 में दिख रही है। तो हम स्टूडेंट्स इसमें ऐसा करेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें रो 3 में से रो 2 को माइनस करेंगे। तो हम जब करेंगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये स्टेप लिखी गई है ये एक्चुअली पहले होना चाहिए, ये पहले लिखा जाना चाहिए, और ये जो टर्म है ये बाद में लिखी जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हमने रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दिए हैं, अब रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 एंड 4 माइनस 1 3, और फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे एक ही कॉलम के दो कॉन्स्टिट्यूएंट 0 हो चुके हैं, तो हम 2 से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ का जो एलिमेंट होता है हम 2 उसको एज इट इज रखेंगे, और 2 से रो और कॉलम को हाइड करने में हमको 3 2 5 2 मिल जाएगा, जो कि ये है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है।
तो हम करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 6 माइनस 10 होता है वो -4 होता है, और -4 इंटू 2 करने पे हमको -8 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 11 में बोला गया स्टूडेंट्स की प्रूव करना है हमको कि एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे -43 मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉलम 1 में जो है वो कॉलम 1 में वैल्यू सबसे बड़ी है, और कॉलम 2 और कॉलम 3 में कंपेरेटिवली उसकी वैल्यू छोटी है। तो चलिए देखते हैं इसी तरीके से अगर कॉलम 1 की वैल्यूज को हम छोटा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको दिख रहा है कि इसको बहुत छोटा करने के लिए क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे 67 है, और 19 की अगर मैं टेबल स्टडी करूँ तो 19 में 19, 19 2 38, 19 3 57 होता है, जो कि इसके पास में है। तो इसमें अगर मैं 3 का इंटू करके और इस कॉलम में से माइनस कर दूँ, कि कॉलम 1 में मैं टेंस करूँ कि कॉलम 1 माइनस थ्राइस ऑफ कॉलम 2, तो इसको माइनस कर देंगे तो 19 3 57 माइनस हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा माइनस, एंड 24 3 72 माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको माइनस करने पे हमको 1009 मिल जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब हमको स्टूडेंट दिख रहा है कि पहला कॉलम तो कंफर्टेबली सही है, पर हमको दिख रहा है कि कॉलम 3 की वैल्यू अब बड़ी है एज कम्पेयर टू कॉलम 2। तो कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे छोटी वैल्यूज करने के लिए, तो 21 माइनस 19 हो जाएगा, 14 माइनस 13 हो जाएगा, एंड 26 माइनस 24 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स 212 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसको डायरेक्टली हम कहीं ना कहीं छोटा करने में बहुत दिक्कत जाएगी हमको, क्योंकि 0 और 1 मिल गया तो इसको पॉसिबल नहीं है इतना इंटू करना। तो अब हम चलते हैं सीधा रो के तरफ कि रो 1 की वैल्यू हमको बड़ी दिख रही है और रो 3 की वैल्यू बड़ी दिख रही है। तो रो 1 और रो 3 में चेंज करेंगे। तो रो 1 में जब हम कम करने जाएंगे तो हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स की हमको ये जो 2 दिख रहा है, इस 2 को कहीं ना कहीं 0 किया जा सकता है। तो ये 2 कैसे हो जाएगा 0, जब मैं रो 2 में अगर 2 का इंटू करूँ, कि 2 1 2 हो जाएगा, और -2 कर दूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मैं करूँगा रो 1 में से रो 2 माइनस करना है, बस रो 2 का ट्वाइस होकर माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 0, 19 माइनस 13 इंटू 2 दैट इज 26, 2 माइनस 2 1 जा 2। ओके स्टूडेंट्स, अब रो 2 तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अब रो 3 की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हम रो 3 में जब देखते हैं तो हमको अब वापस से दिखता है कि यहाँ पे भी 0 पॉसिबल है, क्योंकि हम एक कॉलम के कोई भी 2 एलिमेंट को 0 करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, रो 3 में से माइनस कर देंगे ट्वाइस ऑफ द रो 2। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 9 माइनस 0 इंटू 2, 24 माइनस 13 इंटू 2 दैट इज 26, 2 माइनस 2 1 जा 2। अब इसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स 10 माइनस 0 10 मिलेगा, 19 माइनस 26 -7 मिल जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 माइनस 2 0 हो जाएगा। बाकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कैसा करना है कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमको 1 मिल गया, और बाकी सब जो हम देखें तो हमको यहाँ पे एक ही कॉलम में 2 0 मिल चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इस 1 को टारगेट करेंगे। तो 1 तो लेंगे पर यहाँ -1 क्यों है ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि जो 1 है बेसिकली ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो -1 लेंगे, -1 पे हमेशा जो उसकी पोजीशन होती है उसका पावर करते हैं, तो दैट इज 2 + 3 दैट इज 5। तो -1 पर 5 की पावर का मतलब होता है -1, और जब इसकी रो और कॉलम को हाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमको 10 - 7 9 - 2 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, दैट इज 10 इंटू -2 -20, एंड देन माइनस 9 7 63, तो +63 बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये -1 तो वैसे ही रहेगा फिलहाल, और ये 63 -20 करने पे हमको 43 मिल जाएगा, और माइनस सामने आएगा तो -43 हमारा आ चुका, विच इज अवर RHS। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला गया स्टूडेंट्स की फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज आपको फाइंड करना है। चलिए कैसे सोचते हैं इसका थोड़ा बता देते तरीका। हमको दिख रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है स्टूडेंट्स। तो चलिए सोच क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे, और कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर देंगे, तो वो इस टाइप से कुछ होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस किया, और कॉलम 2 में कॉलम 3 को माइनस करने पे आपको इस टाइप से कुछ वैल्यूज मिलेगी। अब हमको स्टूडेंट दिख रहा है कि कॉलम 3 की जो वैल्यूज है वो अभी भी बड़ी है, और उसको कंपेरेटिवली सॉल्व किया जा सकता है। तो हम कैसे करेंगे, अगर स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसमें 21 में इंटू 10 कर दूँ और माइनस कर दूंगा तो 219 - 210 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम बाकी वैल्यूज को भी माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, बेसिकली कॉलम 3 की वैल्यूज तो छोटी हो ही जाएगी, पर हमको अभी भी दिख रहा है कि स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो भी कंपेरेटिवली बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर ये 10 या 10 से कम वैल्यू मिल जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो हम कॉलम 2 को कॉलम 1 में से माइनस कर देंगे, तो यानी कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 भी लगे हाथ इसी एक ही साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो माइनस करने पे स्टूडेंट्स 25 - 21, 15 - 27, 21 - 17 करने पे हमको इस टाइप से कोई डिटरमिनेंट मिलेगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स हम यहाँ देख पा रहे हैं कि रो 2 में जो है वो सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं। कॉलम सारे सॉल्व हम कर चुके हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि अभी भी जो है रो वाइज हम देखें तो रो 2 में जो अभी भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हमको मिल रही है। तो इसके स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सोचना कि अब यहाँ पे हमको बेसिकली 2 जीरोस चाहिए, वो कहाँ हम टारगेट कर सकते हैं। तो मेरे को सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे को इस पोजिशन पर इन दोनों की जगह पर जीरो चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इसमें 4 इंटू 3 करूँ तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अगर वो 12 में प्लस यहाँ करूँ तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और सिंपली इस रो 3 में से अगर मैं रो 1 माइनस कर दूंगा तो 4 माइनस 4 यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वही किया गया कि रो 2 में प्लस 3 ऑफ रो 1 किया गया है। जैसे हम यहाँ 4 3 जा 12 करके प्लस 12 कर देंगे, और रो 3 में से रो 1 को सिंपली माइनस किया गया है ताकि 4 माइनस 4 होकर जीरो मिल जाए। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टूडेंट्स इस टाइप का कुछ डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब इस डिटर्मिनेंट में फोकस कीजिए कि 2 एलिमेंट हमको जीरो मिल चुके हैं, तो हम इस 4 पे फोकस करेंगे। तो 4 सिंपली रख देंगे, और इस रो और कॉलम को छुपाने के बाद हमको 90 माइनस 45 माइनस 4 एंड 2 इस टाइप से कुछ मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 90 इंटू 2 दैट इज 180 हो जाएगा। 90 इंटू 2 करने पे 180 हो जाएगा, एंड माइनस 45 इंटू 4 करने पे 180 हो जाएगा। तो 180 माइनस 180 करने पे 0 हो जाएगा, तो 4 इंटू 0 दैट इज 0। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको सारी चीज़। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 जो असाइनमेंट है, अगर उसमें भी आपको कोई डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।